सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। आप सब लोग के बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। आप एक विशेष रणनीति के साथ बहुत शानदार योजना बनाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आज की इस क्लास में हम एक टेस्ट रखेंगे। आप सब लोगों की बड़ी डिमांड होती है कि सर आप YouTube पर टेस्ट लेके आया करें, तो ये आपके लिए टेस्ट। और इस टेस्ट का टॉपिक जो है वो हमने बहुत सोच समझकर सिलेक्ट किया है। एक ऐसा टॉपिक जो सभी बच्चों के लिए उपयोगी हो, जो इंग्लिश ग्रेड फर्स्ट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी हो, जो सेकंड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी हो, और जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी हो, ताकि एक ही टेस्ट में सभी लोगों को फायदा हो, सब लोगों के लिए उपयोगी हो। ऐसा टॉपिक आज हमने सेलेक्ट किया है। आप समझ गए होंगे, आपने देख भी लिया होगा कि टॉपिक कौन सा है, कंजंक्शन या फिर कनेक्टिंग वर्ड्स। ये आपका टॉपिक है। आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। कौन से पे? कंजंक्शन का टॉपिक हम आज पढ़ेंगे, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीड, सबके लिए उपयोगी है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स इंग्लिश ग्रेड फर्स्ट या फिर इंग्लिश ग्रेड सेकंड की तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर रीड की तैयारी करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वे कैंडिडेट्स प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। यहां आपको ये अपना ऐप है, यहां आपको कोर्स करवाया जाता है कंप्लीट सिलेबस, बहुत ही ऑथेंटिक कंटेंट के साथ, ऑथेंटिक बुक्स की पीडीएफ के साथ, ऑथेंटिक बुक्स के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के साथ आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाता है। कंप्लीट नोट्स की पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाई जाती हैं, जिनका आप प्रिंट ले सकते हैं। तो बहुत शानदार कोर्स है, आप जो भी चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। और भी कोई जानकारी आप चाहें किसी भी प्रकार की, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इन नंबर पे मैसेज करें, आपको सभी जानकारी मिल जाएंगी। चलो अब अपन आज का टेस्ट शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। पहला क्वेश्चन सभी कैंडिडेट्स आंसर करेंगे। कोई भी कैंडिडेट ये नहीं सोचेगा कि सर इसका 1 मिनट बाद आंसर बता देंगे, मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं करेंगे। सब लोग मन से, पूरे मन से टेस्ट देंगे, क्योंकि हमने टेस्ट तैयार करते समय पूरा मन लगाया था, और अब आपको जब पढ़ा रहा हूं तो भी पूरी मन से पढ़ाएंगे। तो आप लोग क्यों नहीं अपने पूरे मन से अपनी कॉपी पेन लेके बैठे। जो ऐसा भी आंसर आपको आता है, सही गलत उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अटेम्प्ट कीजिएगा, गलत हो जाएगा कोई बात नहीं है, मैं हूं आपके लिए यहां सुधारने के लिए। पहला क्वेश्चन आपके पास है, ही इज लेस लाइकली टू विन डैश डैश डैश, ही प्रैक्टिसेस रिगरसली एंड रेगुलरली। आपके पास ऑप्शंस हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है ऑल्दो, बी ऑप्शन है अनलेस, सी ऑप्शन है देयरफॉर, और डी ऑप्शन है आपके पास लेस्ट। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है वो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जब तक मैं आप लोगों को ये समझाने का प्रयास करता हूं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चंस कैसे निकाले जा सकते हैं, एक क्वेश्चन से 10 कॉन्सेप्ट, 5 कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, आप लोगों को कैसे समझने हैं, क्योंकि टीचर आपके साथ हर जगह नहीं होगा, तैयारी खुद आपको करनी है। तो आप कैसे तैयारी करें वो भी मैं बताता हूं। देखो इसमें और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें यह क्वेश्चन बन सकता है, इस वर्ड को अंडरलाइन कर दें और आपसे पूछें कि द अंडरलाइंड वर्ड इज ए। अंडरलाइंड वर्ड क्या है, और नीचे 4 पार्ट ऑफ स्पीच के नाम दे दिए जाएं कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। बताओ भी, एक क्वेश्चन और हो गया आप लोगों के लिए। लेस कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है इस सेंटेंस में? आपको यह बताना है कि इस सेंटेंस में जो लेस यूज हुआ है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। फटाफट सभी बच्चे आंसर करेंगे, जैसा आपको आता है वैसा आंसर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, लाइकली वर्ड जो है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? LIKELY, लाइकली वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और बन सकता है इसमें। क्या क्वेश्चन बन सकता है? वो ये बन सकता है जो एग्जाम में पूछा हुआ है, REGULAR, इस वर्ड का सही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन
क्या है। 3 क्वेश्चन इसमें और बन सकते हैं। REGULAR, रेगुलर बोलते हैं इसको, क्या नहीं बोलते हैं, रेगुलर नहीं बोलते हैं, रेगुलर। क्या बोलते हैं इसको, रेगुलर। जिसको भी इसका ट्रांसक्रिप्शन आता है वो देखें, जिसको नहीं आता है वो आज ही डिक्शनरी में जाके इसका ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रेगुलर नहीं है। क्या है ये, रे, गे, ये, ए, ले, ए, रे, इस प्रकार से रेगुलर है। इसका ट्रांसक्रिप्शन भी लिख देंगे इसका। चलो भाई पहले बताओ लेस कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। इस सेंटेंस में जो लेस यूज हुआ है वो एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है। लेस जो यहां यूज हुआ है वो क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब है। कई बच्चे लिख रहे थे कि क्या है, एडवर्ब है। बहुत अच्छी बात बेटा। अब एडवर्ब क्यों है ये भी बताइएगा। इस सेंटेंस में लेस वर्ड जो यूज हुआ है ये एडवर्ब क्यों है ये बताना आपको। एडवर्ब इसलिए है ये कि ये जो लाइकली वर्ड है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच, पहले ये बताओ फिर पता चल जाएगा लेस एडवर्ब क्यों है। लाइकली जो है ये एडजेक्टिव है, ADJECTIV। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है भैया, ये एडजेक्टिव है। और ये एडजेक्टिव है, लेस किसके लिए आया है, लाइकली के लिए आया है। और लाइकली क्या हो गया, एडवर्ब। लाइकली आपका एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है आपका, ठीक है। और इस एडजेक्टिव के लिए कौन सा वर्ड काम में लिया हुआ है, लेस। लेस लाइकली, लाइकली का मतलब होता है जैसा होने वाला हो, जिसकी संभावना हो, पॉसिबल हो, इस प्रकार से इसका वर्ड यूज किया जाता है लाइकली को। तो ये जो लाइकली है इसके लिए एक वर्ड काम में लिया हुआ है, लेस। क्लियर है, लाइकली एडजेक्टिव, लेस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला शब्द। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। इसलिए बेटा ये क्या है, एडवर्ब। इज इट क्लियर, समझ में आ गया सबको, आगे बढ़े। चलो एक दो और फ्रेज देखते हैं इसमें, जिस प्रकार से लेस, LESS, लेस एक्सपेंसिव, EXPENSIV, लेस एक्सपेंसिव, ये क्या है, खर्चीला, एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव के लिए जो वर्ड आया हुआ है ये क्या है, एडवर्ब। क्लियर होगी बात। लेस इफेक्टिव, लेस इफेक्टिव, EFFECTIV, कम प्रभावी। इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव है। तो लेस क्या हुआ, एडवर्ब हो। क्लियर होगी बात भैया, तो ठीक है। लाइकली क्या है, एडजेक्टिव है। लाइकली का मतलब पॉसिबल होता है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। लाइकली, ये देखिएगा, लाइकली इफेक्ट, संभाव प्रयास, LIKELY, लाइकली इफेक्ट। इसके पॉसिबल प्रभाव क्या हो सकते हैं, लाइकली रिजल्ट्स, लाइकली, LIKELY, लाइकली रिजल्ट्स, ये इसके संभाव प्रयास है, ठीक है, रिजल्ट्स परिणाम है, ठीक है। तो इस प्रकार से लाइकली क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। यहां तक आपके सबके समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अब आप बताओ इस सेंटेंस का, ये जो हमारा क्वेश्चन था इसका आंसर क्या होगा ये बताओ। ये तो हमने इसमें देखा कि कौन कौन सी चीजें और आपके काम की हैं। अब आप बताएंगे इसका आंसर, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर है पहला, ही इज लेस लाइकली टू विन, वो उसकी कम संभावनाएं हैं किसकी, जीतने की। ही प्रैक्टिसेस रिगरसली एंड रेगुलरली, यदि वो क्या नहीं करता है तो प्रैक्टिस नहीं करता है, रिगरसली बहुत शानदार प्रैक्टिस नहीं करता है, रेगुलरली निरंतर रूप से लगातार प्रयास नहीं करता है, लगातार प्रैक्टिस नहीं करता है, तो नहीं करता है। तो यदि ऐसा नहीं होता है तो उसके लिए कौन सा है, इफ नॉट। क्या लिखेंगे हम यहां, इफ नॉट। इसका सही आंसर क्या होगा, इफ नॉट। ही इज लेस लाइकली टू विन इफ नॉट, यदि नहीं, वो अगर ये नहीं करता है तो वो क्या है, उसके जीतने की संभावना कम है। और इफ नॉट के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, इफ नॉट के लिए वर्ड होता है अनलेस। कौन सा वर्ड यूज होता है बेटा, अनलेस वर्ड यूज होता है। अनलेस का मतलब होता है
इफ नॉट, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि आप हार्ड वर्क नहीं करते हैं यू विल फेल, आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। क्लियर होगी बात। देखो कंजंक्शन जो है इसमें आपको क्या समझना चाहिए, एक तो सेंटेंस का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, और ये जो आपको कंजंक्शन है इनके भी आपको अर्थ पता होने चाहिए कि ऑल्दो का मतलब क्या होता है, देयरफॉर का मतलब क्या होता है। मानो आप लोग यहां ऑल्दो लगाओ, ऑल्दो का मतलब तो यद्यपि होता है, तो आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो इसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। यदि आप यहां लिखेंगे देयरफॉर यानी इसलिए, देयरफॉर का मतलब अतः है, इसलिए, कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेस्ट जो है वो आपका नेगेटिव पर्पस बताता है, उसका भी यहां मीनिंग नहीं, आगे अपन इसको समझेंगे। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट आंसर करो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। हिज प्लान्स वास्ट वर नेवर विजनरी, वर नेवर विजनरी, आंसर कर दिया फटाफट। इसमें कौन कौन सी काम की चीजें हैं आपके जो इस टॉपिक के अलावा भी आपको जाननी चाहिए। देखिएगा आप कुछ भी पढ़ रहे हो, एक तो आपको क्या करना चाहिए, पार्ट ऑफ स्पीच बहुत ठीक ढंग से समझ लेने चाहिए। हर एक सेंटेंस में आपको लगे कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है उसको चेक कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक टॉपिक है। चलो बताओ भाई, एक वर्ड है इसमें विजनरी, विजनरी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, लिख दो फटाफट, विजनरी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। उसके बाद में एक वर्ड है वास्ट, VAST, वास्ट, वास्ट का आपको बताना है सिमिलियर वर्ड, क्या बताना है, सिमिलियर वर्ड बताना है, किसका, वास्ट का। ये दो क्वेश्चन आपके पास हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हिज प्लान्स वास्ट, वास्ट का मतलब ह्यूज, विशाल, बड़े, वर नेवर विजनरी, लेकिन कभी भी क्या नहीं थे, विजनरी नहीं थे। बड़े तो थे लेकिन क्या नहीं थे, विजनरी नहीं थे। विजनरी यहां एडजेक्टिव है। हिज प्लान्स ऑल्दो, दो, यद्यपि, वास्ट वर नेवर विजनरी, उसके प्लान यद्यपि बहुत बड़े थे लेकिन कभी भी क्या नहीं रहे, कभी भी विजनरी नहीं रहे, कभी भी विजनरी नहीं रहे। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑल्दो हो सकता था, ये दो हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल्दो या दो, बट नहीं आएगा यहां, क्या नहीं आएगा, स्टिल, स्टिल का मतलब फिर भी, सो ये भी नहीं आएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, इसका सही आंसर है दो यानी यद्यपि। क्लियर हो गई बात भाई। चलो आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, आंसर कीजिएगा। वी शैल फेल, वी आर इंडस्ट्रस, इंडस्ट्रस का मतलब क्या होता है, इस शब्द को देखिएगा। इंडस्ट्रस का मतलब क्या होता है, जो बहुत मेहनती होते हैं, जो बहुत उद्यमी होते हैं, बहुत डिलीजेंट होते हैं, बहुत परिश्रमी होते हैं, उनको क्या कहते हैं, इंडस्ट्रस कहते हैं। जैसे आप सब लोग हो, आप सब लोग बहुत मेहनती हो, बहुत मेहनत कर रहे हैं। वी शैल फेल, लेकिन हम फेल नहीं होंगे, इस सेंटेंस पे मत जाइएगा, हम मेहनती जरूर हैं लेकिन क्या करेंगे, जीतेंगे भी। वी शैल फेल, वी आर इंडस्ट्रस। बताओ भाई क्या आना चाहिए, इफ, यदि, आना चाहिए क्या, नहीं आना चाहिए, वेन, जब, नहीं आना चाहिए, सिंस, बिकॉज, सिंस का मतलब होता है अतः है, क्योंकि, इसलिए, ये सब सिंस होता है। तो क्या बच गया आपके पास, ऑल्दो वी आर इंडस्ट्रस, यद्यपि हम लोग क्या हैं, उद्यमी हैं, लेकिन हम क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। अभी कई बच्चे ऐसा कह रहे थे कि सर हमने रीट के लिए जो एग्जाम कैंसिल हो गई थी, बहुत अच्छी मेहनत की थी। कल एक बच्ची का मैसेज आया था, 140 मार्क्स थे, 140 मार्क्स, और वो कह रही थी कि सर देखो 140 मार्क्स मेरे आए थे, लेकिन अब क्या किया जाए, वापस से तैयारी करेंगे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी तैयारी करेंगे, जीतेंगे जरूर। बताइए भाई इसमें क्या आएगा, ऑल्दो आएगा, इसमें क्या आएगा बेटा, ऑल्दो। ठीक है, अब एक बात आप मुझे और बताइएगा, ये कौन सा सेंटेंस है, आपको बताना है ये कि लिख दिया हमने इसमें, वी शैल फेल ऑल्दो वी आर इंडस्ट्रस, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब आपको बताना ये सेंटेंस सिंपल है, बताओ भाई ये सेंटेंस सिंपल है
ये सेंटेंस कंपाउंड है या फिर ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है? बताओ भाई कौन सा सेंटेंस है ये सेंटेंस सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है? वेरी गुड, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कौन सा है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। वी सेल फेल ऑल्दो, ALTHOUGH, ऑल्दो वी आर इंडस्ट्रियस। अब आपका एक काम और है, आप इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए कंपाउंड बना दो। क्या क्वेश्चन है अभी आपका? कंपाउंड बना दो। COMPOUND। देखिएगा, कोई भी बच्चा जो क्लास देख रहा है वो यदि सिर्फ और सिर्फ सुनने के लिए देख रहा है, सिर्फ मौज मस्ती के लिए देख रहा है, तो वो कोई फायदा नहीं ले पाएगा। और जो बच्चा कॉपी पेन लेके बैठा है या फिर जो बच्चा टाइप कर रहा है आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख रहा है, उसी बच्चे को फायदा होगा। क्योंकि हम ये जो सेशन हमारा है, इस सेशन के बाद बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। पता नहीं कितने कॉन्सेप्ट हम यहां लेने वाले हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट एग्जाम से रिलेटेड हैं, जहां कहीं भी हमें लगा वही हम पढ़ेंगे। क्योंकि मेरा मानना है इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए। ग्रामर को पढ़ने की कैसी अप्रोच होनी चाहिए? इंटीग्रेटेड का मतलब होता है सारे टॉपिक जहां कहीं से भी कोई क्वेश्चन बनता है फटाफट रिवीजन कीजिएगा। अब मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए ना ट्रांसफॉर्मेशन, तो आंसर करो फिर। ये आपका कैसा सेंटेंस? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपको इसको क्या बनाना है? कंपाउंड बनाना है। बढ़ाओ, फटाफट बनाओ। चलो मैं बना के बताता हूं आपको। वी, देखो, वी आर इंडस्ट्रियस बट, आप बट यूज कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अकेला बट लिख दीजिएगा, बट, तो बट से क्या बन जाएगा? बट किस प्रकार का कंजंक्शन है? बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या बनाते हैं? आपके कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। करोगे प्रैक्टिस? और भी कई तरीके हो सकते हैं। जैसा देखिए, जरूरी नहीं कि एक ही तरीके से कंपाउंड सेंटेंस बने। आपका एक बच्चा बट से बना सकता है, दूसरा बच्चा किसी दूसरे से बना सकता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको कौन सा कंजंक्शन जोड़ना है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ना है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। वी फ्लेड, ही फ्लेड, डैश डैश डैश, he was afraid, आपके पास ऑप्शन है and, therefore, but, since। बताओ भाई, पहले इसका आंसर कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। he fled, वह भाग गया। he was afraid, क्यों भाग गया भाई? क्योंकि वो डरा हुआ था। समझ में आ गई बात? अब आपको and लिखना है। he fled and, he fled, therefore, he fled, but, he fled since। देखो दो हैं, ये since तो क्या बताता है? कारण, और ये बताता है परिणाम। तो कंफ्यूज नहीं होना है। he fled, वह भाग गया। therefore, इसलिए he was afraid, इसलिए डरा हुआ था क्या? नहीं, वो डरा हुआ था इसलिए भाग गया। वो डरा हुआ था इसलिए भाग गया। इसलिए therefore नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? since। he fled since, because, since का मतलब क्या होता है? because, क्योंकि। since का मतलब क्या होता है? क्योंकि होता है। ठीक है, he fled because, since he was afraid। क्लियर होगी बात बेटा? ये आंसर आ गया सबको? चलो, अब ये आंसर तो आ गया, लेकिन हमारे जो विनर्स हैं उनकी आदत इस प्रकार की है कि वो बहुत गहराई तक चीजों को जाके पढ़ना चाहते हैं, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं। क्योंकि पता नहीं एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आ जाए। पहला तो पार्ट ऑफ स्पीच को ढूंढेंगे। अफ्रेड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? फटाफट बताओ भाई, अफ्रेड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? लिख दीजिएगा फटाफट, मैं भी लिख देता हूं साथ साथ। अफ्रेड एडजेक्टिव है, ADJACTIV। अफ्रेड कौन सा है? एडजेक्टिव है। ठीक है, अब ये बताइएगा कि अफ्रेड जो एडजेक्टिव है, क्या उसको एट्रीब्यूटिवली यूज किया जा सकता है? एडजेक्टिव को कितनी प्रकार से यूज किया जा सकता है? 2 प्रकार से। कितनी प्रकार से? 2 प्रकार से। कौन कौन से 2 प्रकार? एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली। कैसे बेटा? एट्रीब्यूटिवली
और प्रेडिकेटिवली। एट्रीब्यूटिवली नाउन से पहले, प्रेडिकेटिवली बाद में, ठीक है। ये जो वर्ड है आपका अफ्रेड, इस एडजेक्टिव को कहां यूज किया जाना चाहिए? क्या नाउन से पहले इसको यूज किया जा सकता है, यानी क्या इसको एट्रीब्यूटिवली यूज किया जा सकता है? अफ्रेड बॉयज लिख सकते हो क्या? AFRAID, अफ्रेड बॉयज। बताओ भी, ऐसा लिख सकते हो क्या आप लोग? अफ्रेड बॉयज लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि अफ्रेड जो एडजेक्टिव है इसको केवल और केवल नाउन के बाद यूज किया जा सकता है, प्रोनाउन के बाद यूज किया जा सकता है, यानी इसको केवल और केवल कैसे यूज किया जा सकता है? प्रेडिकेटिवली यूज किया जा सकता है। समझ में आ गई बात आपके? चलो भाई, अब कुछ एडजेक्टिव आप बताइएगा जिनको केवल और केवल प्रेडिकेटिवली यूज किया जा सकता है। बताइएगा, कम से कम 3 जरूर लिखेगा, 3 एडजेक्टिव लिखेगा जिनको केवल और केवल प्रेडिकेटिवली यूज किया जा सकता है। लिखो भाई, जिसने एडजेक्टिव पढ़ लिए हैं वो जरूर लिखेगा। इसी प्रकार से तो चीजों को रिवीजन करना है। एक क्वेश्चन में कितनी चीजें आप पढ़ सकते हैं, यही टेस्ट का फायदा होता है, यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का फायदा होता है। एक क्वेश्चन में कितनी सारी चीजें। चलो मैं लिखता हूं एक दो आप लोग लिखिएगा। सबसे पहले लिखिएगा अलाइक, ALIK, अलाइक। अलाइक एडजेक्टिव है। माई पेरेंट्स आर अलाइक इन मेनी रिस्पेक्ट्स। माई पेरेंट्स, मेरे मम्मी और पापा, आर अलाइक, एक जैसे हैं, इन मेनी रिस्पेक्ट्स, कई मामलों में। माई पेरेंट्स आर अलाइक इन मेनी रिस्पेक्ट्स। तो आप अलाइक कहां लिखेंगे? बाद में लिखेंगे। समझ में आ गया? और बताओ भी, एक वर्ड होता है अलाइव, ALIVE, अलाइव, अलाइव, ALIVE, अलाइव। सेंटेंस में यूज करके देखो इनको, सेंटेंस में यूज करके देखिएगा इनको। क्या इनको आप प्रेडिकेटिवली ही यूज कर पाते हैं या एट्रीब्यूटिव भी कर पाते हैं? माई ग्रैंडफादर इज स्टिल अलाइव, माई ग्रैंड पेरेंट्स आर स्टिल अलाइव। ऐसे ही तो लिखा ना, माई ग्रैंड पेरेंट्स आर स्टिल अलाइव, अभी भी क्या हैं? जिंदा हैं, अलाइव। आप अलाइव ग्रैंड पेरेंट्स नहीं लिख सकते। क्या नहीं लिख सकते? अलाइव ग्रैंड पेरेंट्स नहीं लिख सकते, यानी इनको नाउन से पहले यूज नहीं किया जा सकता। और भी बहुत सारे एडजेक्टिव हैं जिनको कहां यूज किया जा सकता है? केवल और केवल प्रेडिकेटिवली यूज किया जा सकता है। इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। यदि आप लोगों को टेस्ट देने में मजा आ रहा हो ना, तो निश्चित रूप से अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए और पहुंचना ही चाहिए। यदि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों तक अपनी बात पहुंचनी चाहिए। आपको ठीक लग रहा हो तो शेयर कर दें, अदरवाइज कोई बात नहीं है। मेक हेस्ट, यू विल बी लेट। हेस्ट का मतलब होता है जल्दी करना, HAST, मेक हेस्ट, जल्दी कीजिएगा। क्या करनी है? जल्दी करनी है। यू विल बी लेट, नहीं तो क्या हो जाओगे? लेट हो जाओगे। बताइएगा अभी, आपके पास ऑप्शन है और, एल्स, अदरवाइज, ऑल ऑफ दीज। अब मैं नहीं बताऊंगा इसमें से और कौन से काम की चीज है आपकी, आप खुद ढूंढना सीखें भी, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी है। एग्जाम के लिए आपको तैयार होना है। आप कहीं भी कोई भी क्वेश्चन देखें, उसमें इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार की तैयारी आपको करनी है। इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकता है? इसमें यह बन सकता है, हेस्ट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, यह सेंटेंस किस प्रकार का है, ठीक है। लेट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। बी यहां जो वर्ब यूज हुई है, ये कौन सी वर्ब है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग जान सकते हैं। इन प्रकार के क्वेश्चंस आपको ढूंढने चाहिए। यदि हम इन सभी चीजों के क्वेश्चंस यहां कर देंगे तो 20 क्वेश्चन को आंसर करने में कम से कम हमें 2.5 घंटे लग जाएंगे। और इतना समय न आपके पास है और न मेरे पास है।
इसलिए हम फटाफट अब क्वेश्चंस के आंसर करेंगे और आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस बनाते रहेंगे और उनके क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढते रहेंगे, अपने स्तर पर ढूंढते रहेंगे। अदरवाइज मुझे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खेस जल्दी कीजिएगा वरना आप क्या हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे। और का प्रयोग भी इस सेंस में किया जाता है, और का प्रयोग भी वरना या अदरवाइज के सेंस में किया जाता है। वर्क हार्ड और यू विल फेल, हार्ड वर्क करो, वर्क हार्ड और यू विल फेल, हार्ड वर्क करो वरना आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। एल्स का प्रयोग भी इसी सेंस में किया जाता है, वर्क हार्ड एल्स यू विल फेल। अदरवाइज का अर्थ भी इसी प्रयोग में किया जाता है। इसका मतलब तीनों के तीनों जो शब्द हैं वो लगभग एक जैसे हैं, लगभग समान अर्थ में इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर होगी बात? चलो भाई एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से और पूछता हूं, ये कौन और एल्स अदरवाइज किस प्रकार के कंजंक्शंस हैं? कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव। तीन ऑप्शन आपके पास, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। किस प्रकार के कंजंक्शन ये हैं आप बताइएगा भाई, आंसर लिख दीजिएगा। यदि कमेंट बॉक्स में नहीं भी लिखना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, अपनी कॉपी में कहीं नोट कर लीजिएगा। यदि आपको अभी नहीं पता है तो थोड़ी देर बाद कहीं से भी ढूंढ लीजिएगा, अपने नोट से ढूंढ लीजिएगा, लेकिन इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू ट्राई यू विल नॉट सक्सीड एज सुन एज, जो ही आप ट्राई यू विल नॉट सक्सीड, नहीं भाई ये तो नहीं हुआ। इफ यू ट्राई, यदि आप कोशिश करते हैं, यू विल नॉट सक्सीड, तो आप सफल नहीं होंगे। ये भी सिमेंटिकली ठीक नहीं है, ये भी अर्थ के तरीके से ठीक नहीं है। एल्स यू ट्राई, ये भी नहीं है। अनलेस यू ट्राई, यदि आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। ये क्या आएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है अनलेस। क्या है बेटा, ये अनलेस है। क्लियर है? अनलेस से बनने वाले सेंटेंस किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं ये पता होना चाहिए आपको, कि ये अनलेस है, इफ है, ये कैसे सेंटेंस बनाते हैं? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। कैसे सेंटेंस बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। ये सेंटेंस ऐसे बना, अनलेस यू ट्राई, अनलेस यू ट्राई यू विल नॉट सक्सीड, यू विल नॉट सक्सीड। ठीक है, ये आपकी कौन सी क्लॉज हुई? अनलेस वाली। ये आपकी एडवर्ब क्लॉज हुई। सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी? एडवर्ब क्लॉज। और ये आपकी कौन सी है? मेन क्लॉज हुई। सेंटेंस कैसा बना? कॉम्प्लेक्स बना। अब चाहो तो इसको किस में चेंज करो? कंपाउंड में चेंज करके देखो, यदि आपको अच्छी लेवल की प्रैक्टिस करनी है तब। बेटा इस प्रकार की तैयारी करोगे तब आप पे एक अच्छी रैंक पे पहुंचोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, he finished fast he began late, he finished fast he began late। बताओ भी क्या आंसर आपका? पहला है although, यद्यपि। दूसरा है yet, फिर भी। तीसरा है but, लेकिन। और चौथा है all of these। आंसर करें फटाफट, क्या आंसर होना चाहिए इसका? ऑल ऑफ दिस तो नहीं हो सकता। ए फिनिश्ड फर्स्ट, उसने पहले यानी सबसे पहले उसने क्या किया? काम पूरा किया। यद्यपि उसने शुरू लेट किया था, यद्यपि उसने शुरू लेट किया था, तो क्या आएगा इसमें? ऑल्दो ही बिगेन लेट ही फिनिश्ड फर्स्ट। क्लियर होगी बात? क्या लिखेंगे? ऑल्दो ही बिगेन लेट ही फिनिश्ड फर्स्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल्दो हो जाएगा इसका, जिसका अर्थ होता है यद्यपि। यट नहीं होगा, यट नहीं होगा। आप पूरे सेंटेंस को बना के देखेंगे, अगर यट लिखे तो ही फिनिश्ड फर्स्ट यट ही बिगेन लेट, फिर भी उसने सबसे लेट शुरू किया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो अपन ऑल्दो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अभी नेक्स्ट देखिएगा, टेक केयर यू फॉल, टेक केयर यू फॉल। आंसर्स हैं आपके पास, ऑप्शंस देखिएगा। पहला और, दूसरा लेस्ट, तीसरा
देयरफॉर, और चौथा अनलेस। बताओ भाई क्या आना चाहिए? अच्छा सेंटेंस है ये, बहुत अच्छा सेंटेंस है। क्या आना चाहिए बताओ? टेक केयर, ध्यान रखो, यू फॉल, कहीं गिर नहीं जाओ, कहीं गिर नहीं जाओ, इसका अर्थ ये होता है। देयरफॉर का मतलब तो इसलिए होता है, और का मतलब अदरवाइज, ठीक है। अनलेस का मतलब इफ नॉट, तो इसका अर्थ होता है लेस्ट, और लेस्ट का प्रयोग होता है नेगेटिव पर्पस बताने के लिए। किसके लिए होता है? कहीं ऐसा न हो जाए। वॉक फास्ट, वॉक फास्ट, तेज चलिएगा, वॉक फास्ट, लेस्ट यू, येस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, मिस द ट्रेन। ध्यान दीजिएगा बेटा इसमें, या तो इसके बाद में शुड का प्रयोग किया जाना चाहिए। किसके बाद में? लेस्ट के बाद में किसका? शुड का प्रयोग किया जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारी जगह शुड का प्रयोग नहीं भी करते हैं, बहुत सारी जगह शुड का प्रयोग नहीं करते हैं, तब भी सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं होती है, सेंटेंस सही माना जाता है, एक्सेप्टेबल माना जाता है। लेकिन यही सेंटेंस यदि मॉडल के क्वेश्चन में आ जाता तो आपको क्या देता वो? तब आपको वो देता टेक केयर, तब आपको वैसे लिखता टेक केयर लेस्ट यू डैश 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 फॉल, तब आप यहां के लिखते लेस्ट यू शुड फॉल। क्या कीजिएगा? ध्यान रखिएगा, कहीं गिर न जाओ, तेज चलिएगा, कहीं क्या नहीं हो जाए, ट्रेन मिस न हो जाए। वर्क हार्डर लेस्ट यू फेल, हार्ड वर्क कीजिएगा, कहीं फेल नहीं हो जाए। तो लेस्ट के का प्रयोग कहां करते हैं? नेगेटिव पर्पस के लिए करते हैं। यह चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां क्या लिखना चाहिए था? लेस्ट लिखना चाहिए था। यहां शुड आ भी सकता था, कहां? यहां, यहां शुड होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। चलो आगे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, फटाफट आंसर कर दो भाई, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 पूरे जोश के साथ, पूरे मन के साथ लिख दिया होगा अभी तक तो बहुत सारे बच्चों ने। टेक ए लैंप, क्या ले जाओ? एक लैंप ले जाओ। द नाइट इज डार्क, रात जो है वो अंधेरी है, इसलिए आपको क्या ले जाना चाहिए? लैंप ले जाना चाहिए। एज, बिकॉज, सिंस, ऑल ऑफ दिस। टेक ए लैंप बिकॉज द डार्क नाइट इज डार्क, ये तो सही है। सिंस का मतलब भी बिकॉज के अर्थ में ही होता है। यदि इसका प्रयोग कंजंक्शन के रूप में किया जाए तो, एडवर्ब के रूप में या फिर प्रेपोजिशन के रूप में किया जाए तब अलग बात है। तो सिंस का भी सही है। और एज का प्रयोग भी किस लिए किया जाता है? बिकॉज के सेंस में ही किया जाता है। तो सभी के सभी आंसर क्या हैं? सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। आई शैल नॉट गो, आई एम इनवाइटेड, इनवाइटेड नहीं बोलेगा कोई भी, क्या बोलेंगे? इनवाइटेड बोलेंगे। आंसर करो फटाफट, अब ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। आंसर अनलेस, यदि नहीं, इफ यदि, यदि मुझे इनवाइट किया जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा है क्या? नहीं, इसका मतलब ये नहीं आएगा। अदरवाइज, वरना, विदाउट, नहीं। तो क्या आएगा इसमें? अनलेस। आई शैल नॉट गो अनलेस आई एम इनवाइटेड, यदि मुझे इनवाइट नहीं किया जाता है तो मैं नहीं जाऊंगा। तो क्या लिखेंगे आप इसमें? अनलेस लिखेंगे। अनलेस आई एम इनवाइटेड, ठीक है। पैसिव उसका सेंटेंस है, आई एम इनवाइटेड। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू रन यू विल नॉट ओवरटेक हिम, यू रन यू विल नॉट ओवरटेक हिम। यदि आप दौड़ोगे नहीं तो आप उसको क्या नहीं कर पाएंगे? ओवरटेक नहीं कर पाएंगे। यदि नहीं कार था रहा है तो निश्चित रूप से इसमें भी क्या आना चाहिए? अनलेस आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा इसमें भी? अनलेस आना चाहिए। यू विल नॉट ओवरटेक हिम, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, इस पे अपन समय खराब नहीं करेंगे, फटाफट आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये अच्छा सेंटेंस है। आई वंडर ही विल कम, आई वंडर, मैं सोचता हूं वो आएगा या नहीं आएगा। इस प्रकार में
वेदर का प्रयोग किया जाता है। आई वंडर वेदर ही विल कम, आई वंडर वेदर ही विल कम, मुझे मैं सोच रहा हूं कि आएगा या नहीं आएगा। जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, तब आपको किसका प्रयोग करना होता है, आपको वेदर का प्रयोग करना होता है। बट नहीं आएगा, देयरफॉर नहीं आएगा, सो नहीं आएगा। तो यहां आपके पास क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो कौन सा बचता है, एक ही ऑप्शन बचता है, ठीक है। आई थिंक, आई वंडर, ठीक है, आई आस्क, ठीक है, आई क्वेश्चन, इनके बाद अक्सर किसका प्रयोग करते हैं, वेदर का प्रयोग करते हैं। और यहां आपको और भी मिल सकता था, ही विल कम और नॉट, तब तो और भी आसान हो जाता। नहीं मिला है तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्या लिखेंगे, वेदर लिखेंगे। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट क्वेश्चन को पढ़ के आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 13, द कार इज वेल स्टाइल्ड, कार शानदार है, अच्छी स्टाइल वाली है। कौन सी, दिस कार, कौन सी बात कर रहे हैं, इस कार, दिस कार इज वेल स्टाइल्ड, दैट वन इज ओल्ड फैशन्ड, वो जो है वो कैसी है, ओल्ड फैशन्ड है। ये कार तो वेल स्टाइल्ड है लेकिन वो कैसी है, ओल्ड फैशन्ड है। बताओ भी, हाउ एवर का मतलब होता है फिर भी, हाउ एवर फिर भी, ठीक है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी हेल्प की, फिर भी हाउ एवर ही वॉज नॉट हैप्पी, फिर भी खुश नहीं था। बिकॉज, क्योंकि, सो आता है तो क्या है इसमें, वेयर एज, जबकि, यानी ये ऐसा वो ऐसा। दिस कार इज वेल स्टाइल्ड, वेयर एज, जबकि, दैट वन इज ओल्ड फैशन्ड, लेकिन वो क्या है, तो इसमें आ जाएगा वेयर एज। समझ में आ गई बात बेटा, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए किसी तरह का। जितने भी कंजंक्शंस हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव, ठीक है, जितने भी कंजंक्शन हैं, एडवर्सेटिव कंजंक्शन भी होते हैं जो एडवर्ब के रूप में भी आ जाते हैं और कंजंक्शन के रूप में भी काम आते हैं, उनको भी सबको एक बार मीनिंग जरूर देख लेना, सबका अर्थ आपको पता होना चाहिए, उसके बाद किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। ईच स्कूल हैज इट्स, इसका ट्रांसक्रिप्शन क्या है भाई बताओ, OWN, इसका ट्रांसक्रिप्शन क्या है, OWN, ऑन, ओवन नहीं कहते इसको, कई बच्चे इसको W है इसलिए क्या बोल देते हैं, वह भी बोल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ईच स्कूल हैज इट्स ऑन सेट ऑफ रूल्स, हर स्कूल के अपने तौर तरीके हैं। ऑल गुड पुपिल्स, सभी के सभी अच्छे बच्चे शुड फॉलो देम, और सभी अच्छे बच्चों को उन जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। बट, लेकिन नहीं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स नहीं है, और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स नहीं है, दो विरोधाभासी तथ्य नहीं है, तो किसका प्रयोग नहीं करेंगे, बट का प्रयोग नहीं करेंगे। और भी नहीं आएगा, सो, एंड भी आ सकता है, और सो का प्रयोग भी किया जा सकता है। सो का मतलब अच्छा, इसलिए ये हर स्कूल के अपने क्या होते हैं, नियम होते हैं। सो इसलिए हर बच्चों को उनको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। एंड का प्रयोग सबसे ज्यादा ठीक है इसमें, ठीक है। तो ये ऐसा है जिसमें दोनों आंसर, जो बच्चे दोनों कर रहे हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। सो और एंड दोनों क्या हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, करीम इज टॉल, अब्दुल इज टोलर, बताओ भी क्या है, अब्दुल इज टोलर देन, नहीं, क्या होता, करीम इज टोलर देन अब्दुल, तब तो चलता। एंड करीम इज टॉल एंड अब्दुल इज टोलर, यट, फिर भी, अनलेस, नहीं, तो इसका सही आंसर क्या है, एंड इसका सही आंसर है। कई बच्चों को अभी भी लग रहा होगा कि सर नहीं, क्या लिखें, देन का प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा है। देन नहीं आएगा बेटा इसमें यहां तो क्या आएगा, एंड ही आएगा। चलो आगे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आई शैल नॉट गो आउट नाउ, अब मैं बाहर नहीं